गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी की कक्षा में स्वागत है, वेलकम है। हम लोगों ने पेपर 1 में यूनिट 1, यूनिट 2 तथा यूनिट 3 के सब्जेक्ट और टॉपिक को फिनिश किया है और यूनिट 4 जो है वह हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। और यूनिट 4 का पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बढ़ते समय के साथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है और जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो तकनीकी के विकास से बायोलॉजी जीव विज्ञान को समझने में आसानी हुई है, उसके उपयोग के दायरे आपके बढ़े हैं, उसका जो एप्लीकेशन होता है आपका बढ़ा है। तो नई तकनीक के विकसित होने से आपका जो बायोलॉजी का क्षेत्र विकसित हुआ, जो जीव विज्ञान का क्षेत्र विकसित हुआ, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। और जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका भाग है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं तथा इसे शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, आरडीएनए तकनीक कहें आप, आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आर से क्या हो गया आपका रिकम्बिनेंट हो गया। हम लोग पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, काइमेरिक डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्लोनिंग फैक्टर क्या होता है, जीन के वाहक जिसे हम कहते हैं वह क्या होता है, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या होता है। तो मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो होता है वैक्सीन के निर्माण में, टीकाकरण, आपने नाम सुना होगा टीकाकरण। बहुत सी बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण विकसित हुए हैं जो आपको अस्थायी या अस्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वैसे पैथोजन जो हैं, वैसे रोग कारक जीवाणु जो हैं, जिनसे घातक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उसके बचाव के लिए टीकाकरण का उपयोग किया जाता है। आपको कुछ टीकाकरण के बारे में पता है, जैसे चेचक का टीका, जिसे पॉक्स वैक्सीन कहा जाता है, नहीं, टिटनस का टीका आपका हो गया। तो वैसे बहुत सारे बीमारियों के टीके होते हैं, कुकुर खांसी, काली खांसी, नहीं, आपका रेबीज होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। सो बहुत सारे ऐसे जो घातक रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, उनके विरुद्ध टीकाकरण विकसित किया गया है और उसका उपयोग विभिन्न घातक रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। तो टीकाकरण विकसित करने में आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है एंटीबायोटिक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक वैसे रसायन होते हैं जो प्राकृतिक या सिंथेटिक, कृत्रिम हो सकते हैं। तो प्रतिजैविक जो होते हैं आपके कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्रतिजैविक जो है आपके प्राकृतिक, नेचुरल हो सकते हैं। कृत्रिम या सिंथेटिक का मतलब एंटीबायोटिक जो है विभिन्न रसायनों के उपयोग से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जिनका निर्माण किया जाता है।
और जो प्राकृतिक रूप से भी क्या होता है, एंटीबायोटिक जो है जीवाणुओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम कहें, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रतिजैवी का निर्माण किया जाता है। तो दो तरीके से हमें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं। पहला प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि प्रतिजैविक के जो नेचुरल सोर्स हैं या रिसोर्स हैं या प्राकृतिक स्रोत हैं, वह मुख्यतः आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार के प्रजाति जिसे बेसिलस कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बेसिलस जीवाणु से प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि बेसिलस जीवाणु जो है सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जीवाणु है, जिसे हमें प्राकृतिक रूप से प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। कुछ और आपके जीवाणु हैं, उनकी प्रजातियां हैं जिसे हमें प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। इससे से भी हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक स्रोत है एंटीबायोटिक का या प्रतिजैविक का, वह होता है फंगस या कवक। तो कवक के द्वारा भी हमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं। तो जीवाणु, बैक्टीरिया तथा फंगस, कवक आपके एंटीबायोटिक के प्राकृतिक स्रोत हो गए। दूसरा होता है सिंथेटिक। अब सिंथेटिक जो है कृत्रिम जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, वह प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों के उपयोग से बनते हैं। एक तीसरे प्रकार का प्रतिजैविक होता है जिसे हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं, अर्ध कृत्रिम। मतलब इसमें कुछ भाग प्राकृतिक है और कुछ भाग क्या है आपका कृत्रिम है। तो दोनों को मिला के क्या हो गया आपका, जिसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक, अर्ध कृत्रिम एंटीबायोटिक। सो दूसरा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है प्रतिजैविक के निर्माण में, और बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं उनके निर्माण में, बहुत सारे प्रोटीन या एंजाइम्स होते हैं उसके निर्माण में। जैसे आपको बता दूं कि ह्यूमन इंसुलिन, आपको पता है कि मनुष्य में, इसके शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। और आपको सबको ज्ञात होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं, मधुमेह होते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होगा वह क्या होता है, इंसुलिन पर निर्भर होने वाला होता है, और यह इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, और बहुत अधिक मात्रा में जो है इंसुलिन हमें क्या होते हैं, जीवाणुओं से क्या किए जाते हैं, उनके जीन को प्रतिवर्धित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, और हमें बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग मधुमेह रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा जो है प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपके 4 मुख्य उपयोग बताए हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, इसके एप्लीकेशन जो मैंने बताए हैं। पहला है आपका टीकाकरण का निर्माण, वैक्सीन का निर्माण। दूसरा मैंने बताया प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का निर्माण। तीसरा मैंने बताया आपको जो ड्रग्स होते हैं उनके निर्माण के बारे में। चौथा मैंने बताया आपको बहुत सारे प्रोटीन या एंजाइम प्राप्त करना। और पांचवा आपका जो है प्रदूषण नियंत्रित करना। ठीक है। एक और इसका आपका उपयोग किया जाता है, आपका जो मुख्य जो पादप हैं
उनको कीड़े मकोड़ों इंसेक्ट से बचाने के लिए भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही बृहद क्षेत्र है आरडीएनए टेक्नोलॉजी और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अब नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो पहले जानते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए वैसा डीएनए जिसके दो अलग अलग स्रोत हों, जिसे दो अलग अलग जीवों से लेकर बनाया गया हो, वैसे डीएनए को क्या कहा जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए? डीएनए जिसका स्रोत दो या दो से अधिक विभिन्न स्रोत, दो या दो से अधिक विभिन्न जीव होते हैं, विभिन्न जीव होते हैं। तो वैसा डीएनए जिसके स्रोत दो या दो से अधिक विभिन्न जीव होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ये दो विभिन्न जीवों से प्राप्त क्या है? आपके डीएनए हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका? रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। क्या बनता है? रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरडीएनए कहते हैं। आरडीएनए। तो दो या दो से अधिक विभिन्न स्रोतों से, जीवों से प्राप्त जो डीएनए का जो मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आरडीएनए। और इसका दूसरा नाम जो है आपका काइमेरिक डीएनए भी होता है। काइमेरिक डीएनए भी होता है। अब आरडीएनए जो है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों के बारे में। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक होते हैं, उसके मुख्य चरण कौन कौन से हैं? आरडीएनए तकनीक, आरडीएनए तकनीक के मुख्य चरण, पहला जो चरण होता है डीएनए का पृथक्करण। क्या होता है? डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण। दूसरा जो पॉइंट होता है
दूसरा जो चरण होता है वह होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा खंडन या पाचन, खंडन या पाचन। जो तीसरा चरण होता है वह होता है डीएनए का शुद्धिकरण, डीएनए का शुद्धिकरण। जो चौथा चरण होता है उसे हम कहते हैं डीएनए का जुड़ाव, डीएनए का जुड़ाव। जो पांचवा चरण होता है वह होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? डीएनए का, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो पांचवा चरण होता है वह होता है उत्पाद की प्राप्ति, उत्पाद या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राप्ति, प्रोडक्ट की प्राप्ति। तो मुख्य जो है आरडीएनए तकनीक के 5 चरण होते हैं। डीएनए का पृथक्करण, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पाचन, डीएनए का शुद्धिकरण, डीएनए का जुड़ाव ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए का स्थानांतरण, डीएनए का स्थानांतरण, स्थानांतरण। और जो पांचवा जो होता है वह है उत्पाद की प्राप्ति, प्रोडक्ट की प्राप्ति। अब हम आइए एक एक करके इनके विभिन्न चरणों की चर्चा करते हैं। तो पहला चरण कौन सा है आपका? डीएनए का पृथक्करण। तो हम लोग बात करेंगे डीएनए के पृथक्करण के बारे में। डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण। अब देखिए, आपका डीएनए का जो है स्रोत होगा, कोई भी क्या होगा? जीव होगा। वह जीव जो है आपका जीवाणु की कोशिका भी हो सकती है, या आपका जो कवक जो है फंगस है उसकी कोशिका हो सकती है, या आपका जो है जो पादप कोशिका प्लांट सेल है उसका डीएनए हो सकता है, या आपका जो है जंतु कोशिका जो होता है उसका क्या हो सकता है? आपका डीएनए हो सकता है। अब चूंकि कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका, कवक और जीवाणु कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो है किसमें पाई जाती है? तो डीएनए का पृथक्करण जान लेते हैं। इसके लिए क्या होता है? डीएनए का पृथक्करण किससे किया जाता है?
स्रोत जीव से, सोर्स ऑर्गेनिज्म, स्रोत जीव जिसे हम सोर्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सोर्स ऑर्गेनिज्म, ये सोर्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? या तो जंतु कोशिका, या पादप कोशिका, यह आपका जीवाणु कोशिका, यह आपका कवक कोशिका जिसे हम फंगल सेल कहते हैं। ये आपका विषाणु को भी स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, विषाणु। अब देखिए डीएनए का पृथक्करण, तो हमें पहला काम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, आरडीएनए तकनीक में यह करना होता है कि आपका जो डीएनए का स्रोत क्या है, किस स्रोत के डीएनए का, किस जीव के डीएनए का आप उपयोग करना चाहते हैं। तो उनको डीएनए को क्या करना पड़ता है, आपको बाहर निकालना पड़ता है। और आपको ज्ञात होगा को डीएनए जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अलावा दो कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनमें भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी क्या होता है, डीएनए आपका पाया जाता है। तो अब हम जो है कोशिका को कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटते हैं। जीवों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक वैसे प्रकार के जीव जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। दूसरे ऐसे प्रकार के जीव जिसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका और कवक कोशिका, इन तीनों में क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित होती है। इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित होगी। और आपका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित होगी। कोशिका भित्ति उपस्थित, अनुपस्थित होगा। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और जो पादप कोशिका है, जीवाणु कोशिका है और कवक कोशिका जो है, इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और विषाणु जो है ये क्या होता है, अकोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, अकोशिकीय, अकोशिकीय।
और कोशिकीय जीव होता है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसके कुछ गुण जो हैं वह सजीव प्राणियों से मिलते हैं और कुछ जो गुण निर्जीव से मिलते जुलते हैं। और आपको जंतु कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपका डीएनए कहाँ होगा जंतु कोशिका में? एक तो आपका केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाएगा, दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, कुछ अपवाद को छोड़ दो। तो पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका और कवक कोशिका, इसमें जो है आपका केंद्रक होता है वह दो प्रकार के आवरण से घिरा होता है। पहला आवरण होता है आपका कोशिका भित्ति और उसके बाद जो होता है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा और आपको ज्ञात होगा कि न्यूक्लियस में भी क्या होता है, केंद्रक आपका उपस्थित होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है, केंद्र की झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। तो हमारा जो डीएनए जो है ये आवरण द्वारा क्या हुआ, घिरा हुआ है। जीवाणु कोशिका को छोड़ दें तो जीवाणु कोशिका में क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु कोशिका में जो आपका डीएनए जो होगा वह क्या होगा, दो आवरण के द्वारा क्या होगा, आपका पृथक होता है। एक तो हो गया आपका कोशिका भित्ति और दूसरी होगी कोशिका झिल्ली। जबकि जंतु कोशिका में आपका जो है डीएनए जो होगा वो कहाँ होगा, केंद्रक में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और यह एक आवरण द्वारा अलग होगा। और सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, अपनी झिल्ली होती है और केंद्रक या न्यूक्लियस की क्या होती है, अपनी झिल्ली होती है। तो डीएनए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोशिका भित्ति, वैसे कोशिकाएं वैसे स्रोत जिनमें कोशिका भित्ति है उसको तोड़ना या ब्रेक करना, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है उसकी कोशिका झिल्ली और उसकी आंतरिक झिल्ली को तोड़ना। ठीक है। विषाणु में क्या होता है, न कोशिका झिल्ली होती है और न कोशिका भित्ति होती है। तो इसका जो बाहर जो है, जो प्रोटीन का जो आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, जो प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों कैप्सोमियर का बना होता है, उसे हमें रसायन के उपयोग से या एंजाइम के उपयोग से हमको तोड़ना होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका और कवक कोशिका, इनकी जो रासायनिक संरचना जो है, इनकी जो रासायनिक संगठन है, ये क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न एंजाइम का उपयोग करके इनको क्या किया जाता है, आपका तोड़ा जाता है। वैसे ही जंतु कोशिका को भी क्या किया जाता है, आपको अलग अलग एंजाइम की सहायता से क्या होता है, ऐसी कोशिका झिल्ली को नष्ट किया जाता है और एंजाइम की सहायता से विषाणु के बाहर जो प्रोटीन का आवरण है उसे क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि हमें डीएनए प्राप्त होना है। एक महत्वपूर्ण बात कि विषाणु में जो है, सारे प्रकार के विषाणु में क्या होते हैं, डीएनए नहीं पाए जाते हैं। कुछ विषाणु जो होते हैं उनके अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, और कुछ विषाणु होते हैं जिसमें क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। तो हम उस वैसे विषाणु की बात यहाँ कर रहे हैं जिसमें क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। अब पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, कवक कोशिका, अब जो कोशिका भित्ति होती है उसको नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से एंजाइम का उपयोग करते हैं। कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाले एंजाइम
एंजाइम। अब देखिए इसमें जो है पहला है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अब आपने सुना होगा कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसोजाइम जो होता है, उसमें जीवाणु कोशिका को नष्ट करने की क्षमता होती है। और लाइसोजाइम जो है मुख्य रूप से आपने सुना होगा कि लाइसोसोम जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपके लार में भी पाया जाता है, सलाइवा में, आपके जो आंसू होते हैं उसमें भी क्या हो जाता है, आपका पाया जाता है लाइसोजाइम। ठीक है। और आपका जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसमें भी क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। तो हमें लाइसोसोम का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करना है। तो यह लाइसोजाइम जो है कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इस लाइसोजाइम को जो एग जो होता है, अंडा जो होता है, उससे क्या हुआ होता है, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आपका लाइसोजाइम उत्पन्न करते हैं और उस एग से या अंडे से लाइसोजाइम प्राप्त करते हैं। तो लाइसोजाइम जो है इसमें जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति को तोड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो लाइसोसोम द्वारा क्या किया जाता है, जीवाणु कोशिका को नष्ट किया जाता है। जीवाणु कोशिका को जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है। नष्ट किया जाता है। दूसरा जो है एंजाइम होता काइटिनेज। क्या होता है, काइटिनेज। अब जैसा कि मैंने बताया कि जीवाणु कोशिका, कवक कोशिका तथा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है। तो जो कवक कोशिका है, जो फंगल सेल है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और इस काइटिन नामक पदार्थ को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका भित्ति जो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है,
की बनी होती है को नष्ट करने के लिए किया जाता है, को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जो तीसरे प्रकार का एंजाइम होता है वह होता है सेल्यूलेज। क्या होता है? सेल्यूलेज। अब जो है पादप कोशिका भित्ति जो होती है उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, और जो मिडिल लेमिना होता है उसमें कैल्शियम पेक्टेन होता है, कैल्शियम पेक्टेट होता है। तो सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा क्या होता है? सेल्यूलोज की सतह को तोड़ा जाता है। इस एंजाइम का उपयोग पादप कोशिका के विघटन के लिए किया जाता है, के विघटन के लिए किया जाता है। तो हमने अभी चर्चा की कि डीएनए को पृथक करने के लिए पहले उसका जो बाहरी आवरण है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की कक्षाओं में डीएनए को कैसे पृथक करते हैं, पृथक करने के बाद कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उसका पाचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उनका शुद्धिकरण करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल क्या होता है, और उसके बाद जो है कैसे डीएनए को जोड़ते हैं, क्लोनिंग फैक्टर या जीन वाहक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।